नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार दरोगा के जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसके साथ और भी एक बेहतर आपके सामने अपॉर्चुनिटी सामने आ गया है कि यूपीएसआई का भी फॉर्म आ गया है, जिसमें 9500 सीट है, 9500 सीट है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना है। मगर थोड़ा सा सिलेबस यहाँ से क्या है कि डिफरेंट है। वहां पे यहाँ पे बिहार में जो है बिहार दरोगा के लेकर क्या है कि जीएस की बहुलता की बात की गई है, मगर यूपी जो एसआई है उसमें रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और हिंदी भी है। तो उसको लेकर घबराना नहीं है। संविधान एवं मूल विधि भी उसमें है, तो उसको लेकर नहीं घबराना है। आप तेजस एजुकेशन इंडिया के यूट्यूब चैनल से आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। मैथ्स के बहुत ही बेहतरीन टीचर आने वाले हैं आप सभी के सामने, आप देखेंगे। मैं कभी भी बेहतर से बेहतर टीचर को लाएंगे इस चैनल पर, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आप सभी बहुत विश्वास करते हैं हमारे ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे कि संविधान के भाग 1 के प्रथम अनुच्छेद के बारे में हमने देखा था। उसी में क्या है कि नए राज्यों के निर्माण और उससे संबंधित विवादों को निपटारा को लेकर एक आयोग का गठन किया गया था। उन सभी के बारे में भी हम सभी क्या करेंगे कि जानेंगे। तो सबसे पहले नए राज्यों की अगर निर्माण की बात करें तो उसको लेकर एक आपको जहां पर नींव पड़ी हुई थी उसके बारे में जानना है। क्या तो सबसे पहले कि जिस प्रकार से आजादी के समय 552 रियासतों में भारत बटा हुआ था, तो उसका विलय कैसे हुआ मैंने बता दिया था। और जैसे ही 552 रियासतों की भारत में विलय हुआ, उसी के बाद एक नया समस्या उत्पन्न होने लग गई थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक मद्रास राज्य हुआ करता था पहले। तो मद्रास राज्य के कुछ तेलुगु भाषी लोग थे। वो तेलुगु भाषी लोग तेलुगु भाषी के नाम पर मद्रास राज्य से कुछ राज्य को अलग करके, जिसको क्या आंध्र प्रदेश राज्य का बनाने की मांग उठ रही थी। तो उसी मांग को माने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठ रही थी दक्षिण भारत में। उसी मांग को ध्यान में रखते हुए सन 1948 में ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एक दर आयोग का गठन किया गया। कौन सा कि दर आयोग का गठन किया गया सन 1948 में। अब देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दर आयोग के जो अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में, वो एसके धर। कौन सा? तो एसके धर, कभी कभी एसके धर भी कहा जाता है। एसके धर के नेतृत्व में इस दर आयोग का गठन किया गया। इस दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को क्या किया कि खारिज किया। कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या पुनर्गठन को क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज किया। पुनर्गठन को खारिज किया और सुझाव इन्होंने दिया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों के क्या किया जाए कि गठन किया जाए। किसके आधार पे? प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। जैसे एसके दर आयोग ने आपके राज्यों के बातों को, जो उन लोगों के बातों के जैसे खारिज किया, तो आंदोलन तीव्र हो गया। तो उस आंदोलन की जो तीव्रता को ध्यान में रखकर एक जेबीपी आयोग का गठन किया गया। याद रखेंगे कि आपको दूसरा, एक तो ये और दूसरा क्या आपको ध्यान रखेंगे कि सन दिसंबर, याद रखेंगे दिसंबर आपको 1948 में एक जेबीपी आयोग का गठन किया गया। जेबीपी आयोग का गठन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस जेबीपी आयोग में 3 सदस्य थे। एक तो क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा वल्लभ भाई पटेल और तीसरा पटाभी सीतारमैया। बहुत पूछता है कि जेबीपी आयोग के कौन कौन से सदस्य थे उसमें, तो उसमें ध्यान रखेंगे कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, ये लोग थे। अब इस जेबीपी आयोग का गठन किया गया। जेबीपी आयोग ने
आपको भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या किया कि खारिज किया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज किया, इसने भी खारिज कर दिया। दूसरा सुझाव दे दिया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, कि मान लीजिए कि किसी राज्य के जब गठन कर रहे हैं तो भाषा के आधार पर ये कोई एथी में मतलब नहीं निकलता। अगर मान लीजिए कि भारत में 1000 बोलियां बोली जाती है तो 1000 राज्य बनेगा नहीं। तो वही कारण से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज किया। उसके बाद आपको जेबीपी आयोग ने सुझाव दी कि प्रशासनिक आधार के साथ साथ सांस्कृतिक एकरूपता को भी ध्यान में रखा जाए। सांस्कृतिक एकरूपता को भी ध्यान में रखा जाए। दो सुझाव कि प्रशासनिक आधार और दूसरी क्या सांस्कृतिक एकरूपता को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे इन्होंने रिपोर्ट दिया अप्रैल आपको कब 1949 में, तो 1949 में जैसे ने जेबीपी आयोग ने रिपोर्ट अपना दी तो आंदोलन उग्र हो गया। जैसे देखते हैं कि घर में कोई बच्चा है, आपसे कुछ पैसा मांगता है, आप कहते नहीं है बाबू, तो गुस्सा हो जाता है। जब फिर वो मांगता है तो फिर आप मना कर देते हैं। उसके बाद क्या करता है कि घर के कोई बर्तन सर्तन फेंकने लग जाता है। तो उसी प्रकार से आंदोलन उग्र हो गया और उस आंदोलन इतना भयावह हुआ कि जनता ने क्या करने लगी कि ट्रक के बसें इतने जितनी भी सरकार की संपत्ति थी उस संपत्ति को ठेस पहुंचाने लग गई और संपत्ति को नुकसान होने लग गया, सरकारी संपत्ति को। अंततः क्या हुआ कि श्री रामुलु नामक व्यक्ति ने, याद रखेंगे तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि श्री रामुलु नामक व्यक्ति ने, रामुलु नामक व्यक्ति ने 56 दिनों के भूख हड़ताल किया। ये कांग्रेस के, दक्षिण भारत के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। इन्होंने 56 दिनों के आमरण अनशन किया भूख हड़ताल पे, और इनके 58वां दिन में आपको क्या हुआ कि इनका निधन हो गया। निधन होने के बाद आंदोलन बहुत ही भयावह उग्र ले लिया। उसी के बाद ये निधन कब हुआ तो श्री रामुलु नामक व्यक्ति का जो निधन हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे कि निधन सन 1952 में हुआ था। सन 1952 में। और जैसे निधन हुआ इसके अगले एक साल बाद आपको सन 1953 में, विशेष करके ध्यान रखेंगे कि सन 1953 में आपको क्या आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ कि गठन हुआ। भाषा आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का क्या हुआ कि गठन हुआ। अब यहां तक तो गठन हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया सन कब 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या गठन किया गया सन 1953 में, इन फजल अली की अध्यक्षता में। कौन से अध्यक्ष कौन से थे इसका, तो इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो फजल अली थे। फजल अली। इनके दो अन्य सदस्य थे। दो अन्य सदस्य की अगर बात करें, सदस्यों की बात करें, दो अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें एक थे के.एम. पणिकर, और दूसरा के.एम. पणिकर और दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ H.N. कुंजरू। आपको हृदयनाथ कुंजरू, ये दो लोग थे। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि हृदयनाथ क्या कुंजरू, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है बहुत ही कि जो फजल अली की अध्यक्षता में जिस आयोग का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उसके 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो एक तो क्या फजल अली और एक के.एम. पणिकर और दूसरा हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या किया कि पहले तो भाषा के आधार को राज्यों के पुनर्गठन को माना, उसके बाद भाषा के आधार
साथ साथ उसने कहा कि प्रशासनिक आधार को भी ध्यान में रखा जाए, प्रशासनिक आधार के साथ साथ सांस्कृतिक एकरूपता और उसके बाद आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? कि मान लीजिए कि कोई राज्य वर्तमान समय में अलग हो जाए और कल वो केंद्र सरकार के सामने अपने हाथ को फैला कर रखे, उस कंडीशन में क्या होगा कि एनी टाइम केंद्र सरकार को उस राज्य को अनुदान देने की जरूरत पड़ेगा। तो इसी कारण से वहां के प्राकृतिक संसाधन को भी ध्यान में रखें कि उस राज्य क्या अगर अलग होता है तो अपने संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से क्या अपने राज्य के लोगों का जीवन यापन कर सकता है कि नहीं, जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकता है कि नहीं, या सुचारू रूप से चला सकता है कि नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें की गई है। अब इसके बाद अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम ध्यान रखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित की ये 1956 में। कभी कभी कंफ्यूजन का विषय बना रहता है कि ये आयोग गठन हुआ और ये क्या हुआ कि आपको 1956 में ये क्या राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम संसद ने पारित की 1956। इस समय क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कि 14 राज्य, कितना कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। अब यहां पर एक प्रश्न पूछ लेता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत में कितने राज्य थे? तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य क्या, 6 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। अब इसके बाद क्या हुआ कि 14 के बाद से 15वां राज्य कौन से बना, 15 से लेकर 28 तक वर्तमान समय में है, उसके बारे में भी देखना है हम सभी। सन 1960 में कौन सा, कि सन 1960 में याद रखेंगे कि सन 1960 में क्या हुआ कि जब मुंबई राज्य से मराठी भाषी लोगों को अलग करके एक महाराष्ट्र राज्य बनाया गया और गुजराती भाषी लोगों के लिए एक क्या, गुजरात बनाया गया। तो गुजरात भारत का क्या कि 15वां राज्य के रूप में शामिल हुआ। तो याद रखेंगे मुंबई से अलग करके कौन सा बनाया गया, गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बनाया गया। तो भारत का जो 15वां राज्य था वो गुजरात बना। गुजरात बना कौन सा, गुजरात भारत का कौन सा राज्य बना था, 15वां राज्य बना था। कौन था, 15वां, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सन 1962 में, सन 1962 में गोवा, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली को क्या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। किस सन में, तो सन 1962 में। उसके बाद सन आपको 1963 में आपको नागालैंड को आपको क्या पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। यह भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड को भारत के क्या 16वां राज्य बना, पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। इसके बाद 66 में ध्यान रखेंगे कि सन 1966 में पंजाब राज्य से पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब बनाया गया और हिंदी भाषी लोगों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, हरियाणा। कौन सा, हिंदी भाषी लोगों के लिए एक नया राज्य बनाया गया, हरियाणा। तो ये याद रखेंगे, हरियाणा। तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो एक तो चंडीगढ़ और दूसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को सन 1971 में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को आपको पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारत के आपको 18वां राज्य के रूप में क्या हुआ कि शामिल हुआ। भारत के 18वां राज्य के रूप में शामिल हुआ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सन 1972 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सन 1972 में मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई।
इस प्रकार भारत के क्या मणिपुर आपको 19वां और मेघालय आपको 20वां और त्रिपुरा आपको क्या 21वां राज्य के रूप में क्या हुआ कि शामिल हुआ। 21वां राज्य के रूप में क्या हो गया कि शामिल हो गया। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत पूछता है जो ये सन 1972 में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा को क्या पूर्ण राज्य के दर्जा दे दी गई। इस प्रकार ये 19वां 20वां 21वां और 22वां राज्य के रूप में 21वां राज्य के रूप में शामिल हुआ। उसके बाद कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा सिक्किम है, तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 के द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य की दर्जा दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, नोट करके यहां पर मैं लिख देता हूं कि 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को संयुक्त राज्य की दर्जा दी गई। संयुक्त राज्य की दर्जा दिया गया, संयुक्त राज्य, यानी कि भूटान और भारत के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर आपको क्या संयुक्त राज्य की यह दर्जा दी गई। यही क्या होगा कि 36वां संविधान संशोधन 1975 को इस सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। पूर्ण राज्य की क्या कि दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार जो सिक्किम है ये भारत का क्या 22वां राज्य के रूप में क्या हो गया कि बन गया। 22वां राज्य के रूप में आपको इसका निर्माण हुआ। 22वां राज्य के रूप में कौन सा निर्माण हुआ, तो सिक्किम। इसको विशेष करके ध्यान रखें।